नमस्कार। आज के इस प्रकरण में हम रीतिकालीन कवियों यानी घनानंद, बिहारी और केशव के संदर्भ में उनकी भाषा पर चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रदेव यादव और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हेमंत कुकरेती, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध श्यामलाल कॉलेज में पिछले 22 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय स्तरीय अनेक पाठ्यपुस्तकों के लेखन एवं संपादन के साथ साथ हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास भी लिखा है। इस प्रकरण के पहले चरण में हम घनानंद, ब्रजभाषा के कवि, दूसरे चरण में बिहारी, ब्रजभाषा का वैभव हैं और तीसरे चरण में केशव, भाषा की शास्त्रीय उपस्थिति पर विचार करेंगे। चर्चा से पहले रीति काव्य की भाषा पर विचार कर लेना जरूरी है। रीति काव्य की भाषा मूलतः ब्रजी थी, किंतु उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को उदारतापूर्वक ग्रहण किया गया। इसका कारण यह है कि चिरकाल से मध्य देश की भाषा ही उत्तर भारत की साहित्य भाषा बनी हुई थी। शौरसेनी प्राकृत में प्रभूत साहित्य की रचना हुई। शौरसेनी अपभ्रंश का विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक हुआ। इस युग के साहित्य में शौरसेनी की बेटी ब्रजभाषा में गुजराती, पंजाबी, मैथिली, अवधी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली और संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का मुक्त रूप से प्रयोग पाया जाता है। यह कहना उचित नहीं कि रीतिकाल में काव्य शिल्प का संकुचन हुआ, बल्कि जनसामान्य के धरातल पर ब्रजभाषा का फैलाव हुआ। भक्तिकाल की अपेक्षा रीतिकाल में ब्रजभाषा का शब्द भंडार अधिक समृद्ध और वैविध्यपूर्ण हुआ। भिखारी दास ने तुलसी गंग के विविध भाषा प्रयोग की चर्चा की है, पर रीतिकाल के कवियों की भाषा भी गुण की दृष्टि से किसी से कम नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन भाषा के व्याकरण सम्मत और परिमार्जित न होने की बात कही है। यह सत्य है कि उस समय भी शब्द रूप, क्रिया प्रयोग, वाक्य विन्यास में त्रुटियां प्राप्त हो जाती हैं, पर उन्होंने ही मतिराम, बिहारी, पद्माकर और घनानंद की भाषा और शैली की प्रशंसा भी की है। घनानंद की भाषा शैली की प्रशंसा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी की है। त्रुटिपूर्ण और असमर्थ भाषा द्वारा भावों की समर्थ अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। रीतिकाल के कवि मतिराम, देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर और पद्माकर जैसे रससिद्ध कवियों ने सवैया, कवित्त और दोहा छंदों में जिस प्रकार प्रौढ़ और प्रांजल भाषा का प्रयोग किया है, उसके समक्ष भक्तिकाल के शीर्षस्थ कवि तुलसी की पदावली अनगढ़ सी लगती है। रीति काव्य की रचना जिस वातावरण में हो रही थी, उसमें फारसी काव्य का विशेष सम्मान था। अतः रीति कवियों ने केवल उनके शब्दों को ही ग्रहण नहीं किया, अपितु शैली को भी ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक कवियों पर दूर की कौड़ी लाने, अरुचिकर और अश्लील वर्णन करने का आरोप किया गया। कहा जा सकता है कि भाषा और अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से रीति काव्य की उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए भारतेंदु युग तक इसका वर्चस्व बना रहा। स्पष्ट है कि ब्रजभाषा का आकर्षण आधुनिक युग में भी बना रहा। जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जैसे आधुनिक दौर के रचनाकार ब्रजभाषा के सम्मोहन में बंधे रहे। खड़ी बोली हिंदी ही नहीं, उर्दू की शक्ल, सूरत और रंगत पर भी ब्रजभाषा की गहरी छाप है। घनानंद काव्य का कला पक्ष अत्यंत सबल, कलात्मक और प्रभावोत्पादक है। स्वच्छंद काव्यधारा की सभी कलागत प्रवृत्तियों से युक्त इस प्रतिनिधि कवि के संबंध में कहा गया है कि ये अपनी भाषा शैली के बल पर पहचाने जा सकते हैं, चाहे उनकी कृतियों से उनके नाम निकाल दिए जाएं। यह शैलीगत वैशिष्ट्य इस बात का संकेत है कि ये कवि रचना पद्धति के क्षेत्र में भी किसी निर्दिष्ट पथ पर नहीं चले,
बल्कि सभी ने अपनी नई दुनिया बनाई। यह कथन घनानंद पर गहराई से लागू होता है। घनानंद ब्रजभाषा के कवि हैं। वह भी इस कोटि के कि उनके प्रशस्तिकार ब्रजनाथ का नेही महाब्रजभाषा प्रवीण वाला कथन उन पर पूर्णतया चरितार्थ होता है। दीर्घकाल तक ब्रज की हृदयस्थली मथुरा वृंदावन में रहने और वहाँ के लोक जीवन में गहराई तक घुल मिल जाने वाले इस कवि की भाषा में ठेठ देशज शब्दों का बाहुल्य तो है ही, लाक्षणिकता की सामर्थ्य भरी साकारता, नाद, अर्थ और वैचित्र्य का वैशिष्ट्य, सही शब्द की पकड़, शब्द के विविध रूप, यहाँ तक कि नव शब्द निर्माण तक भी भरपूर गुण पर्याप्त मात्रा में आसानी से देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ लक्षणा व्यंजना की प्रमुखता, भाव प्रसंग और पात्रानुकूल शब्द समावेश, द्वयर्थकता, चित्रात्मकता, शब्द मैत्री और शब्द लोचादि श्रेष्ठ कवि कला पारंगत होने वाले भाषा काव्य गुण भी अत्यंत प्रभाव उत्पादक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन घनानंद की भाषा के महत्व को जाहिर करता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। कुछ उदाहरण देखिए। पहला, ब्रजभाषा के ठेठ देशज शब्द सल, पैछर, तेह, सोज, चुहुल, भमक, बधूरा, ओठ, पाय, इकौसी, ठिक, बौरी, दीठ, चबाइन, जख, ओछी। नंबर 2, नए शब्द प्रयोग अठ, गरैठी, डवा, मरक, करौटन, अख, चाड़, सवादिली, गारती, पसरीन, गांसी, घूंटे, सीरी, अकै, दगी, छवाई। नंबर 3, उक्ति वैचित्र्य क, रसना के छाले परे प्यारे नेह नावछू। ख, पौन सो जागति आग सुनी ही पे पानी सो लागति आंखन देखी। चौथा, शब्द मैत्री अब लाय वियोग की लाय बलाय बढ़ाय बिसाय दगानी दगी। निर्विवाद रूप से घनानंद ब्रजभाषा के उच्चतम प्रयोक्ता थे। डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा की यह मान्यता सही है कि भाषा के क्षेत्र में भी घनानंद अपनी कविता को ऐसे ऐसे पथों से ले जाने का साहस कर सके हैं जिन पर जाने में आज के कवि भी झिझक सकते हैं। उनके जैसी स्वच्छंद अभिव्यक्तियां करने वाले कवि उनसे पहले और बाद में बहुत कम देखे गए। घनानंद ने भाषा को बरतने का सलीका सिखाया है। घनानंद के यहाँ अलंकार साधन है, साध्य नहीं। उन्होंने एक ओर तो इनका प्रयोग भाव अर्थगत चमत्कार के लिए किया है, वहीं दूसरी ओर सभी प्रकार के प्रचलित अलंकारों को प्रयुक्त कर दिखाया है। प्रमुखता रही है अनुप्रास, श्लेष, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, विभावना और सबसे अधिक विरोधाभास की। इससे उक्ति में चमत्कार भी आ गया है और भावोत्प्रेरकता भी। भाषा शक्ति तो बढ़ी ही है। कुछ प्रमाण देखिए। क, श्लेष जगत के प्राण ओछे बड़े को समान। ख, विरोधाभास तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। ग, यमक बात की बात सुबात बिचारी बो। घनानंद का काव्य उसमें प्रयुक्त छंद विधान विपुल है, साथ ही पर्याप्त गुणों से युक्त भी। समीक्षकों ने इनके प्रयुक्त छंदों को 6 वर्गों में रखा है। कवित्व सवैया, दोहा चौपाई, पद, फारसी से ग्रहित, अरल, माझ, निशान, प्रकीर्णक, वाटंक, सुमेरु तथा नए छंद मुख्यतः गोकुल विनोद और मनोरथ मंजरी में। प्रधानता, प्रसिद्धि और लोकप्रियता की दृष्टि से निश्चय ही कवित्व सवैया सर्वोपरि हैं, जिनके विभिन्न रूपों का इनके काव्य में सफल प्रयोग मिलता है। घनानंद का सारा कृतित्व मुक्तक प्रधान है। अपनी कुछ लघु रचनाओं में छंद वैविध्य का नया मिश्रण प्रदान करके उन्होंने नया रूप देने का प्रयास भी किया है।
घनानंद की काव्य कला समकालीन स्वच्छंद काव्यधारा की सभी प्रवृत्तियों से परिपूर्ण, अपने आप में विशिष्ट और कई गुणों से युक्त है। यह कला उत्कर्ष और सर्वाधिक काव्यात्मक भावात्मक संवेदना से युक्त है। इसमें चमत्कार वक्रता भी है और सशक्त सजीव और अव्यंजक भाषा प्रयोग भी। अर्थ गांभीर्य, लाक्षणिकता, देश शब्दावली प्रयोग और उधर मर्म स्पर्शिता, प्रभाव उत्पादकता, भावोद्रेक की असीम क्षमता आदि के कारण विशिष्ट है। समग्रतः यह घना आनंद देने वाली या आनंद का घन भी है और कवि की गर्वोक्ति मोहि तो मोरे कवित्त बरावत को सही सिद्ध करने वाली भी है। इसलिए ब्रजनाथ के शब्दों में यही कहना ठीक है, चोर चित्त बित्त के कि पैठ बरजोर हिए, कह दो बिलसत के कवित्त घन जी के हैं। बिहारी का सबसे बड़ा गुण तथा कौशल यह था कि उन्होंने अपनी रचना के लिए साहित्यिक ब्रजभाषा का परिमार्जित तथा प्रयोग वैषम्य से रहित ढांचा तैयार किया और उसी रचनात्मकता से काम में लाए। उनकी सतसई की भाषा ब्रज है, जिसको कवि ने आवश्यकतानुकूल संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी, बुंदेली और अरबी फारसी आदि विविध भाषाओं की शब्दावली से अर्थ संपन्न बनाया है। यही कारण है कि उनकी शब्दावली और व्याकरण दोनों ही इनसे प्रभावित हैं। कुछ प्रयुक्त शब्द देखिए। तत्सम शब्द अति, अद्वैतता, अमित, आलवान, इंदिवर, कल, कज्जल, कपट, कपाट, छटा, कोकनद, जातरूप, कनक, निदाघ, दुकूल, मकरंद, मुकुट, पल्लव। अवधि कीन, दीन, लीन, लखाई, समुझाई, जेही, केही, लखी। बुंदेली के शब्द स्यों, देखिबी, लखिबी, पाईबी। अरबी फारसी चश्मा, नेजा, निसात, सबीह, इजाफा, कबूल, जोर, बदराह, बदी, अदब, दमामा, नाहक, नाजुक, हमाम, पायंदाज, दरबार, अहसान, मोर्चे, कुतुबनुमा। अर्ध तत्सम अनूप, अरक, कृसानु, दीरघ, दुति, दृगनु, दर्पण, अपूरब। तद्भव शब्द असीम, गीध, गांठ, घाम, चुहटनी, छबीली, जमाई, सिंगार, लिलाट। ग्राम्य या देश शब्द सलोट, खरोट, पिचका, ऐराती, गदराने, गोरटी, गदकारी, लंगरू, लड़का, मावस, टलाटली। नवनिर्मित शब्द सिरताज, छाहगीर, गुनही, लगनिया, लटुआ, असुआ। कवि की इस भाषा को स्वाभाविकता और प्रभावोत्पादकता प्रदान करने वाला एक अन्य तत्व है कहावतें और मुहावरों का प्रयोग। जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाकी अंगूर, बचै न बड़ी हबील हूँ चील धासुआ मांस जैसी कहावतें एवं कान की पातरी, लट्टू होना, चित्त पर चढ़ना, मन पतियाना, नाक चढ़ी रहना, आंखें चढ़ाना, आंख लगना आदि मुहावरे कुछ उदाहरण हैं। सतसई का प्रधान छंद है दोहा। बिहारी ने कहीं कहीं सोरठा भी प्रयुक्त किया है, जो दोहे का ही उल्टा रूप है। केवल 48 मात्राओं और 24 से लेकर 46 अक्षरों वाले छोटे से इस मात्रिक छंद का प्रयोग करके बड़ी बात कह देना सरल काम नहीं है, किंतु बिहारी ने सतसई में इसे कर दिखाया है, वह भी इस उच्चतम सफलता के साथ कि उनको सर्वोत्तम दोहाकार तक कहा गया है। बिहारी दोहा रचना के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में अद्वितीय कवि माने जाते हैं। भाषा और कविता दोनों दृष्टि से बिहारी ने अपने दोहों को काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण बना दिया है। उन्होंने छोटे से आकार में विविध हाव भावों, अनुभावों तथा लंबे लंबे प्रसंगों को यूं समेट कर रख दिया है जैसे पंडित पद्म सिंह शर्मा के शब्दों में शिव जी ने गंगा के अनंत प्रवाह को अपनी जटा में बांध रखा था। कवि की एक खूबी यह
भी कही जाएगी कि उसके द्वारा रचित एक भी दोहे में न्यून या अधिक पदत्व दोष नहीं मिलता। सभी दोहे अपने आप में स्वतंत्र भी हैं, इसलिए मुक्तक के आवश्यक गुण से युक्त हैं। बिहारी अलंकार प्रयोग के विषय में अत्यंत सजग हैं। काव्यशास्त्र का गहन और व्यापक अध्ययन करने के कारण वे शब्द अर्थ के वैचित्र्यपूर्ण संबंध की महत्ता को जानते थे, किंतु फिर भी वे अलंकारवादियों के संकुचित घेरे से बाहर ही रहे। उन्होंने अलंकारों को साधन रूप में ही स्वीकार किया है और अप्रस्तुत का विधान करते समय चमत्कार की अपेक्षा रूप, गुण, भाव एवं वस्तु का ही अधिक ध्यान रखा है। फिर भी कहीं कहीं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति से वे बच नहीं पाए। प्रायः उन्होंने सभी प्रचलित अलंकारों का प्रयोग किया है, यथा अनुप्रास, यमक, उपमा, श्लेष, रूपक, सांगरूपक, विभावना, प्रतिवस्तुपमा, दीपक, अपहनुति, असंगति, विरोधाभास, अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, विशेषोक्ति, व्यतिरेक, काव्यलिंग, विषम, दृष्टांत, तद्गुण, मीलित, उन्मीलित तथा अर्थांतरन्यास आदि। किंतु सबसे अधिक वे उत्प्रेक्षा की प्रयोक्ता हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो बिहारी ने एक ही दोहे में दर्जन भर अलंकारों से भी अधिक का सफल प्रयोग कर दिखाया है। उदाहरण के तौर पर यह दोहा देखिए, सोवत जागत सुपन बस, रस रिस चैन कुचैन, सुरति श्याम घन की सुरति, बिसरे हूँ बिसरैन। यहाँ पर 15 अलंकार हैं। क्रम, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, स्मृति, विशेषोक्ति, विशेष, समुच्चय, पर्याय, विभावना, अप्रस्तुत प्रशंसा, देहरी दीपक, यमक, श्रुत्यानुप्रास, हेतु तथा परिकरांकुर। किसी भी भाषा के किसी अन्य कवि के यहाँ ऐसी अद्भुत काव्य सामर्थ्य असंभव है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। आचार्य शुक्ल ने यह ठीक पहचाना था। प्रमाण है कि ससई में उन्होंने छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की समास योजना की है। यह भी इस सीमा तक कि एक एक शब्द ही पूरे काव्य का कार्य करता हुआ मिलता है। दूसरी ओर पूरी पंक्ति में एक के ही समास व्याप्त है, किंतु उस अर्ध सौंदर्य और भाव प्रकटीकरण में लेश मात्र भी कमी नहीं हुई है। अगले दो दोहे हमारे इसी कथन के साक्षी हैं। क, कहत नटत रीझत खिझत खिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। और ख, विकसित नौ मल्ली कुसुम निकसित परिमल पाई, परसि पजारत बिरही ही बरस रहे की बाई। वास्तव में बिहारी ने अपनी समास पद्धति के अनुकूल अपनी भाषा भी बहुत चुस्त रखी है। थोड़े में अधिक कहने की जैसी शक्ति इस प्रकार के मुक्तकार में होनी चाहिए, वह बिहारी में भरपूर है। इतनी ठोस या प्रौढ़ भाषा लिखने वाला हिंदी में दूसरा कवि नहीं हुआ। यही कारण है कि इनके दोहों के लिए कहे गए गागर में सागर और नावक के तीर जैसे विशेषण एकदम सटीक साबित होते हैं। बिहारी की कविता कहीं कहीं तो चित्रकला से होड़ करती है। नायिका के मुद्रा चित्रण, नक्षिक वर्णन, सद्य स्नाता वर्णन, जूड़ा बांधती हुई सुंदरी, केश विन्यास करते हुए नायक को देखती हुई प्रियतमा आदि के वर्णनों में यह गुण आसानी से देखा जा सकता है। कहना न होगा कि इस जीवंत चित्रात्मकता का एक बड़ा कारण कवि की भाषागत निपुणता भी है। कुछ दृश्य देखिए। क, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौं करे भौहन हंसे दैन कहें नटी आए। ख, कंज नयनि मंजनु किए बैठी ब्यौरति बार, कच अंगुरिन बिच दीठ दे चितवत नंद कुमार। भाषा पर अद्भुत नियंत्रण के कारण बिहारी की कविता करने की शैली एक सम्मोहन रचती है। उनका उक्ति वैचित्र्य अवाक कर देता है।
उक्ति वैचित्र से अभिप्राय कथन के उस अनूठे ढंग से है जो कथन की ओर श्रोता को आकर्षित करता है तथा उसके विषय को मार्मिक और प्रभावशाली बना देता है। इस पर भी उक्ति यदि एकदम संक्षिप्त बनाकर कही जाए तो पाठक उससे चमत्कृत ही नहीं प्रभावित भी हो सकता है। दरबारी कवि बिहारी तो इसके विशेषज्ञ थे। कोमल, चिकने, चमकदार शब्द, नाद, सौंदर्य आदि के साथ साथ माधुर्य, प्रसाद गुण, व्यंजनामय अर्थवत्ता, निराली और विलक्षण बात, विरोध मूलकता, मर्मस्पर्शी कल्पना, सहज सरल अनुभूति तथा गहन सटीक और व्यंग्यात्मकता आदि गुणों से पूर्ण एक एक दोहा उक्त चमत्कार या वाग वैदग्ध्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुछ प्रमाण देखिए। क, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो विधो, आगे कौन हवाल। ख, कीने हूँ कोरिक जतन, अब कई काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिले, पानी में को लौन। ग, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। कहीं कहीं कवि ऊहात्मकता या चमत्कार मात्र पर भी उतर आया हुआ दिखाई देता है। जैसे क, करी विरह ऐसी तऊ, गैल न छाड़त नीच, दीने हूँ चश्मा चखन, चाहे लहे न मीच। ख, कनक कनक तय सगुनी, मादकता अधिकाय, उई खाए बौराय इहीं, पाए ही बौराय। दूरारूढ़ कवि कल्पना या अति कथन रीतिकालीन शैली की अनिवार्य सीमा है। फिर बिहारी ने अलंकारों तथा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों का अध्ययन किया था और इसी कारण वे अपने दोहों में प्रचुर वाग वैदग्ध्य दिखाने में समर्थ हुए। अपने काव्यगत गुणों के कारण बिहारी की सत्सई अनेक विशेषताओं से पूर्ण है। बिहारी सत्सई का लालित्य, सरसता और अभिव्यंजना प्रणाली अपने में ऐसी है कि उन तक आज भी कोई नहीं पहुंच सका है। न केवल भारत में बल्कि ग्रियर्सन के मतानुसार तो किसी भी यूरोपियन भाषा तक में सत्सई की इसी काव्यात्मक सफलता को देखकर विभिन्न विद्वानों ने इसको अनेक विशेषणों से युक्त किया है। भाषा की कविता की टकसाल, राधा कृष्णदास, खाण की रोटी, पद्म सिंह शर्मा, अक्षर कामधेनु, ग्रियर्सन, इतिहास ग्रंथों में जटिल नीलमणि, काली प्रसाद खेतान, सभी दृष्टियों में अनुपम डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी मुक्त परंपरा की दीप्तिमयी मालिका की मध्यमणि डॉक्टर रमा शंकर तिवारी, काव्य कौशल एवं अव्यक्ति सौष्ठव की अपूर्व विजय F.E. केई, श्रृंगार रस के ग्रंथों में सर्वाधिक ख्याति और मान प्राप्त रामचंद्र शुक्ल आदि। कहा तो यह भी गया है कि ब्रज भाषा बरनी सबय, कविवर बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सत्सई, रची बिहारी लाल। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कह सकते हैं कि बिहारी के काव्य यानी सत्सई पर चाहे ध्वनि काव्य की दृष्टि से विचार करें, चाहे रस परिपाक की दृष्टि से, चाहे बिहारी की अलंकार योजना लें, चाहे नायिका भेद या नक्शिक पर दृष्टिपात करें अथवा अन्योक्ति और सूक्ति का अवगाहन करें, बिहारी का काव्य सभी दृष्टियों से अनुपम प्रतीत होता है। भाषा विधान की दृष्टि से भी बिहारी ने उल्लेखनीय काम किया है। केशव की भाषा के 3 रूप हैं, संस्कृत प्रधान, द्वित्व प्रधान और हिंदी प्रधान भाषा। बेशक यह भाषा टकसाली नहीं है, किंतु वैविध्यपरक अवश्य है। इसकी शब्दावली विपुल है, जिसमें संस्कृत, हिंदी यानी ब्रज, अवधी और बुंदेलखंडी, अरबी और फारसी आदि के साथ साथ प्राकृत अपभ्रंश तब के शब्द दिखाई देते हैं। सुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर कहने वाले केशव को अच्छे वर्ण और शब्दावली की खोज भी थी, पहचान भी, जानकारी और प्रयोग करने की कला भी उन्हें बखूबी आती थी। इस भाषा में कुछ व्याकरणिक कमियां भी हैं, यथा लिंग विपर्य, विभक्ति दोष आदि, और उनके काव्य दोष भी, अप्रचलित क्लिष्ट शब्द प्रयोग भी हैं और पंडिताऊ प्रयोग भी। फिर भी निजीपन, मौलिक प्रयोग, नए नए मिश्रण, शास्त्रीय अनुशासन और चमत्कार भरी सजीवता आदि इस भाषा को विशिष्ट बना देते हैं।
प्रत्येक कठिन कर्म की इस भाषा को बल प्रदान करने वाला एक प्रमुख तत्व रहा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिनका प्रयोग पात्र प्रसंगानुकूल उक्ति को समरसता देने वाले और प्रभाव उत्पादक बनाने वाले गुणों से युक्त रूप में किया जाता है। ऐसे ही कुछ प्रयुक्त मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। कीन्ही कान गुण मानी हो, गजा परे, अंग अंग फूले, नाच नचाई, 12 बाट करना, घर घालना आदि ये मुहावरे हैं। तथा फाट्यो दूध न आवे हाथ, कटिसो पटु बांध्यो, ऊँटई ऊँट कटारई भावे, प्यास बुझावत ओस के चाटे, ताते है दूध सिराई न पीजे, पीतर का पितराई न जाई, ये लोकोक्तियाँ हैं। नगन जो भूषणहीन और भूषण बिनु न बिराजही, कविता बनिता मित्त जैसी धारणाएं रखने वाले केशव और उनके समस्त काव्य का सर्वोपरि वैशिष्ट्य प्रकट हुआ है अलंकार संयोजन में, जो अच्छा भी है और बुरा भी है, गुणों से परिपूर्ण भी है तथा गुणहीन भी है। केशव अलंकारों की ज्ञाता ही नहीं, निर्माता भी थे और उन्होंने पग पग पर चमत्कार प्रियता के आधिक्य में अपनी इस कला का भरपूर परिचय दिया है। उनकी समस्त रचनाओं में अलंकार विहीन छंद शायद ही कोई हो। इसी कारण ये रचनाएं अलंकार की दृष्टि से वैविध्यमयी और विचित्रमयी बन पड़ी हैं। उनकी अलंकार युक्त रचना के कुछ उदाहरण देखिए। क भावोत्प्रेरक अलंकार योजना। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मृणाली मनो पंकते काड़ी डारी, श्री रघुनाथ जबै मनि देखी, जी म भाग दशा समलेखी, फूली उठो मन ज्यों निधि पाई, मानव अंधसु दीठ सुहाई। ख मौलिक अलंकार योजना। भ्रिकुट कुटिल बहु भायत भरी, भाल लाल दुति दीसत खरी, मृगमद तिलक रेख जुग बनी, तिनको शोभा शोभित घनी, जनु जमुना खेलत सुबिगात, परसन पितई पसारे हाथ। केशव को अलंकारों की झड़ी लगा देने का विशेष शौक था। कह सकते हैं कि उनमें सूझ है, कल्पना वैभव है, काव्य रीति का सम्यक ज्ञान है, वर्णन की क्षमता है और संस्कृत की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों का अध्ययन है। किंतु परिस्थितियों के अनुकूल औचित्य का ध्यान रखते हुए वर्ण विषय के अनुसार अलंकार योजना की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए कहीं वे कोरे चमत्कारवादी हैं तो कहीं शुष्क पंडित, कहीं रूढ़िवादी हैं तो कहीं असंगत अलंकार विधान करने वाले। राजसी तड़क भड़क वैभव विलास के बीच रुद्ध मनस्थितिपूर्ण जीवन बिताने के कारण भी वे असंगत और संकीर्ण मानदंडों को त्यागने में असमर्थ रहे हैं। जहाँ कहीं वे अपने को भूल गए हैं, वहाँ उनके अलंकार काव्य की रमणीयता वृद्धि में निश्चित ही सहायक हुए हैं। निस्संदेह अधिकतर तो उनकी कविता कामिनी आभूषण से बोझिल है, यहाँ तक कि कहीं कहीं भाराक्रांत होकर स्वाभाविक जीवन के लिए छटपटाने लगती है। काव्य में छंद की अनिवार्यता स्वीकार करने वाले केशव छंद के कुशल प्रयोक्ता तो हैं ही, नए नए छंदों के मौलिक आविष्कारक भी हैं। अकेली रामचंद्रिका में ही उन्होंने 121 से भी अधिक छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने सुगीत, मनोरमा और कमल जैसे नए छंदों का निर्माण भी किया है। कहीं कहीं तो उन्होंने जयकरी, चंचला, मरहट्टा, रसिकप्रिया में, दोधक, हरिलीला, नलिनी जैसे अप्रचलित छंदों का भी प्रयोग किया है। रीतिकालीन कवियों में घनानंद, बिहारी और केशव ने अपनी भाषा की लालिमा से दरबार में राजा की कमजोरी को प्रशंसा के द्वारा अव्यक्त कर उन्होंने भाषा की सशक्तता को सहज और सरल भावों के साथ व्यक्त किया है। तीनों कवियों रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त ने भाषा की मर्मज्ञता और समाज की संवेदना को अपने काव्य में सहज ही अभिव्यक्त किया है। भाषा के प्रति तीनों ही कवि सजग रहे हैं, क्योंकि रीतिकाल में कवि को राजा के खिलाफ कहने की आज़ादी नहीं थी। इसीलिए कवियों ने अलंकारों और शब्द शक्तियों का प्रयोग कर उनकी कमियों को समाज के सामने खोल कर रख दिया।
अतः कह सकते हैं कि उनकी यही सहजता घनानंद, बिहारी और केशव की रीतिकाल में अन्य कवियों से भिन्न स्थान प्राप्त कराती है। भाषा के द्वारा घनानंद, बिहारी और केशव की सादगी और सरलता के दर्शन सहज ही हो जाते हैं। इसी सहजता और सरलता ने उनके काव्य को उत्तम बनाया है। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।